नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम फिर ब्रिटिश संविधान पर आते हैं और ब्रिटिश संविधान में हम आज बात करेंगे ब्रिटिश सम्राट एवं राजमुकुट की। कि ब्रिटेन के इतिहास में एक ऐसा समय भी था जब सम्राट वास्तविक शासक होता था। उसकी शक्तियाँ असीमित थी, वह निरंकुश था, वह राज भी करता था और शासन भी करता था। उस समय राजा और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था। आज का राजा वास्तविक शासक नहीं है, बल्कि वह शासन का केवल एक संवैधानिक प्रधान मात्र है। वह राज करता है पर शासन नहीं करता है। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति द्वारा सम्राट का पद संसद के अधीन चला गया एवं राजा तथा राजमुकुट में अंतर किया जाने लगा। आज हम राजा यानी कि सम्राट और राजमुकुट में अंतर की ही बात करेंगे। पहला जो अंतर हम यहाँ लेंगे वो लेंगे, राजमुकुट एक संस्था है, राजा एक व्यक्ति है। कि राजा तथा राजमुकुट में एक सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि राजा एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है। कारण कि निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर आज ब्रिटेन में सीमित या वैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया है। जो इसका मतलब यह है कि जो शक्तियाँ और विशेषाधिकार जो पहले राजा के व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होती थी, अब वो सामूहिक रूप से राजमुकुट के नाम पर उसका उपयोग किया जाता है। राजमुकुट नामक एक संस्था के नाम से इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है अंतर जो अपन बताएंगे कि राजा नश्वर है, राजमुकुट अमर है। कि व्यक्ति होने के कारण राजा मर जाता है, लेकिन राजमुकुट एक संस्था होने के कारण अमर रहता है। कि सम्राट व्यक्ति के रूप में मर सकता है, परंतु उसका जो पद है जिसे राजमुकुट कहा गया है वो अमर रहता है। इंग्लैंड में यह कहावत भी प्रचलित है कि सम्राट मर गया, सम्राट चिरंजीवी हो। सम्राट व्यक्ति के रूप में मर गया, परंतु उसका राजमुकुट सदा अमर रहता है। तीसरा जो अंतर हम यहाँ बताएंगे वो ये है कि राजा मूर्तिमान है, राजमुकुट अमूर्त है। कि राजा एक शरीरधारी व्यक्ति है जिसे हम देख सकते हैं। राजमुकुट एक अमूर्त विचार या अवधारणा है, वह हमें दिखाई नहीं देता, वह एक अदृश्य संज्ञा के रूप में है। चौथा अंतर है राजा राजमुकुट का ही अंग है। कि राजा होता है राजमुकुट का ही एक अवयव है, उसका एक अंग है। इसके अतिरिक्त मंत्री परिषद और संसद ये सारे मिलकर, यानी कि राजा, मंत्री और संसद मिलकर राजमुकुट का निर्माण करती हैं। तो राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा सामान्यतः जनसाधारण के प्रतिनिधियों के द्वारा ही करता है। पांचवा जो इसमें अंतर हमें जो बता रहे हैं वो ये है कि राजमुकुट के पास विशाल शक्तियां हैं, राजा केवल रश्मि प्रधान है। कि राजमुकुट के पास क्योंकि संसद है, मंत्री हैं, राजा, इसलिए सारी शक्तियां राजमुकुट के पास है। राजा तो एक नाम मात्र की संस्था है, रश्मि प्रधान मात्र है। छठा अंतर है राजमुकुट के कार्यों के लिए राजनीतिक दृष्टि से मंत्री ही उत्तरदायी होते हैं। कि राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग अपने मंत्रियों के परामर्श से करता है। मंत्री इन शक्तियों का प्रयोग राजा की ओर से तो करते हैं, राजा उसके लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होता है। और अंतिम अंतर है सम्राट व्यक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक है। कि सम्राट एक व्यक्तिक है, राजमुकुट एक सामूहिक है। कि राजा, संसद, मंत्रिमंडल व लोक सेवा के जो सदस्य हैं ये सारे सामूहिक रूप से राजमुकुट में सम्मिलित हैं, इसलिए वो सामूहिक है। अब बात आती है राजमुकुट से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है। कि राजमुकुट राज्य सत्ता का प्रतीक है, जिसे राजा जब राजपद पर बैठता है उस समय अपने मस्तिष्क पर धारण करता है। कि राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की एक संस्था है, जिसका मतलब ये है कि राजा, मंत्री
और संसद सम्मिलित रूप से उसमें समाहित हैं। क्राउन शब्द से तात्पर्य शक्तियों के कुल योग का बोध कराता है और यह कार्यपालिका का ही पर्यायवाची है। अब हम बात करते हैं कि इस राजमुकुट की शक्तियां व कार्य क्या हैं। तो राजमुकुट की शक्तियों और कार्यों के दो स्रोत हैं। उसके जो सोर्स हैं वो दो हैं, एक तो विशेषाधिकार और दूसरा है कानून। जो विशेषाधिकार हैं वो प्रारंभ में राजा जब निरंकुश शासक होता था उसके समय से उसे प्राप्त हैं, लेकिन जैसे जैसे लोकतांत्रिकरण होता गया उसमें भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आती चली गई। तो विशेषाधिकारों के कुछ उदाहरण जैसे संसद को आमंत्रित करना, स्थगित करना तथा भंग करना, मंत्रियों तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, नए पीयर बनाना, युद्ध की घोषणा करना अथवा संधि करना, अपराधियों को क्षमा प्रदान करना और नियमों को स्थगित करना आदि, ये इसके विशेषाधिकार हैं। फिर है कानूनी जो स्रोत हैं कि सम्राट की जो शक्तियों का जो दूसरा स्रोत है वो कानून है। इसके द्वारा समय समय पर संसद ने राजमुकुट की शक्तियों को परिभाषित किया है, उसमें कटौतियाँ की हैं, उन्हें सीमित तथा व्यापक बनाया है। तो जैसे विभिन्न प्रशासकीय विभागों के संचालन के संबंध में अधिकार बनाए, स्थानीय अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार, प्रत्यायोजन विधि के निर्माण के, ये सारे इसके स्रोत हैं, इसके राजा की शक्तियों के स्रोत हैं। तो राजा की शक्तियों को हम 4 भागों में यहाँ हम अध्ययन करेंगे। पहला करेंगे हम कार्यपालिका शक्तियाँ, कि राजमुकुट की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो क्राउन इंग्लैंड की सर्वोच्च कार्यपालिका है। वह राज्याध्यक्ष है, देश का समस्त शासन उसी के नाम पर संचालित किया जाता है, इसलिए उसे कार्यपालिका के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं। वह राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाता है, कि जो राष्ट्रीय जो संसद कानून बनाती है उन कानूनों का पालन करवाना। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह अन्य उच्च प्रशासकीय अधिकारियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य अधिकारियों को अपने पद से हटा भी सकता है। वह सेना का प्रधान माना जाता है। वह जल, थल तथा नभ सेना के अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। वह शासन पर नियंत्रण रखता है। देश का समस्त शासन उसी के नाम पर संचालित किया जाता है। इंग्लैंड में विदेशों से संबंधों का संचालन भी उसी के नाम से किया जाता है। वह अन्य देशों में ब्रिटेन के राजदूत, वाणिज्य दूत आदि की नियुक्ति करता है। वह अन्य देशों के राजदूतों से परिचय पत्रों को ग्रहण करता है। वह उपनिवेशों में शासन की देखभाल करता है। वह उपनिवेशों में गवर्नरों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह स्थानीय सरकार के कार्यों की भी देखभाल करता है। कहने का मतलब उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा अपन लेंगे राजमुकुट की वैधानिक शक्तियाँ, कि राजमुकुट की को व्यवस्थापिका से संबंधित जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वो ये शक्तियाँ राजमुकुट प्लस संसद दोनों को मिलाकर मिलती हैं। वैधानिक दृष्टि से इंग्लैंड में कानूनों का निर्माण राजा प्लस संसद के द्वारा किया जाता है। राजमुकुट संसद को बुला सकता है, उसे भंग भी कर सकता है। वह नए पीयर बनाने की अपनी शक्ति के द्वारा कानून निर्माण को भी प्रभावित कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधि पर राजा की स्वीकृति आवश्यक है। सम्राट संसद के समक्ष उद्घाटन भाषण देता है। राजमुकुट अध्यादेश निकाल सकता है। वह उपनिवेशों के संबंध में घोषणाएं कर सकता है। राजमुकुट प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था के अंतर्गत अनेक नियम उपनियम भी बनाता है। तीसरी जो शक्ति है राजमुकुट की न्यायिक शक्ति, कि राजमुकुट न्याय का भी स्रोत माना जाता है। सभी न्यायालय राजमुकुट के द्वारा ही स्थापित किए गए हैं। सारा न्याय प्रशासन राजमुकुट के नाम से ही संचालित किया जाता है। राजमुकुट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। समस्त फौजदारी मुकदमों का पर राजमुकुट विचार करता है। राजमुकुट प्रिवी काउंसिल की जो न्याय समिति की राय पर उपनिवेशों तथा अन्य जो डोमिनियन जो स्टेट हैं उनमें आने वाली अपीलों को सुनता है। राजमुकुट क्षमा और दंड के अधिकार का भी प्रयोग करता है।
चौथा अधिकार है राजमुकुट की धार्मिक शक्तियाँ, कि इंग्लैंड एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, इसलिए राजा को धार्मिक शक्तियाँ भी दी गई हैं। एलिंगन और प्रेस्बिटेरियन चर्च राज्य के अवयव के रूप में कार्य करता है। उनका नियंत्रण राजमुकुट और संसद द्वारा होता है। इंग्लैंड के स्थापित चर्च के प्रमुख होने के नाते वह कैंटरबरी और यॉर्क आर्च बिशपों, मिशनों तथा अन्य चर्चों के पदाधिकारियों की नियुक्ति भी वो करता है। राजा की अनुमति से ही चर्च ऑफ इंग्लैंड की राष्ट्रीय सभा की समस्त कार्यवाहियाँ होती हैं। धार्मिक अदालतों के निर्णयों की विरुद्ध अपील भी राजमुकुट की प्रिवी काउंसिल के प्रमुख के रूप में उसके सम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं। और अंतिम शक्ति है सम्राट उपाधि, जो सम्राट के द्वारा उपाधि संबंधी शक्तियाँ, कि क्राउन को समस्त सम्मान का स्रोत माना जाता है। वह सार्वजनिक सम्मान और उपाधियाँ प्रदान करता है। ये उपाधियाँ वर्ष में 2 बार विशेष सेवाओं के लिए प्रदान की जाती हैं। आजकल क्राउन की इन शक्तियों का हमने जो चर्चा की, इन सब का प्रयोग मंत्री और प्रिवी काउंसिल द्वारा ही किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि राजा की जो ये शक्तियां हमने जो बताई हैं, कि सम्राट राजमुकुट की शक्तियों को किस प्रकार ये प्रयोग करता है, या शासन में राजा या रानी की वास्तविक स्थिति क्या है। कि राजमुकुट की शक्तियों के विवेचन से ये प्रतीत होता है कि वह इंग्लैंड में आज भी अधिनायक है, लेकिन व्यवहार में राजमुकुट की स्थिति जितनी शक्तियां हैं उसके अंदर उन सब का प्रयोग राजा नहीं करता, बल्कि संसद और मंत्रियों के द्वारा ही इनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये कहावत है कि यदि राजा की शक्ति कम हुई है तो राजमुकुट की शक्तियों में वृद्धि भी हुई है। तो राजा शासन में राजा और रानी की वास्तविक स्थिति को देखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स के द्वारा इसका अध्ययन करना पड़ेगा, कि राजा या रानी केवल ब्रिटेन में नामात्र के शासक हैं, उनके नाम से शासन चलाया जाता है, परंतु उस वास्तविक शक्तियाँ कुछ भी उसके पास नहीं है। राजा या रानी केवल एक स्वर्णिम शून्य है। मंत्री परिषद की प्रत्येक सलाह मानने के लिए वो बाध्य हैं। इसीलिए फाइनल ने कहा है कि वह विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है, जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का शून्य निवास करता है। तो राजा की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स के रूप में हम इनकी बात करेंगे, कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि सम्राट को किसी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसका कारण है कि राजा को उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। एक तो कि यदि वह कोई अपराध कर भी देता है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई अभियोग नहीं चलाया जाएगा। वह न्यायालय के क्षेत्रों से उन्मुक्त है, उसे कानून से ऊपर माना गया है। दूसरा, कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, इसका मतलब कि व्यवहार में राजा कोई कार्य ही नहीं करता। राजा कोई गलती नहीं करता, इसका मतलब कि वो कोई कार्य नहीं करता। जो व्यक्ति कार्य नहीं करता वह गलती भी नहीं कर सकता। चार्ल्स द्वितीय के सैन्य कक्ष के बाहर एक दरबारी ने कुछ पंक्तियां लिख दी थी। जैसे लिखा उसने, यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों पर कोई, कभी कम अक्ल की बात नहीं करते हैं और न ही करते हैं बुद्धि की बात ही कोई। इन पंक्तियों को पढ़कर राजा चार्ल्स ने लिखा, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि राजा की बातें तो अपनी होती हैं, उसके कार्य उसके मंत्रियों के होते हैं। तीसरी बात, कि राजा के प्रत्येक कार्य के लिए अन्य व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं, कि राजा के कार्यों के लिए कोई न कोई मंत्री अवश्य उत्तरदायी होता है, क्योंकि मंत्री ही राजा के कार्य करते हैं। चौथा है, राजा दूसरों को भी गलत कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता, कि सम्राट किसी भी व्यक्ति को गलती करने के लिए अधिकृत नहीं करेगा। अपने कार्यों के लिए मंत्री स्वयं उत्तरदायी होंगे। मुकुट के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए कोई न कोई मंत्री विधिक कानूनी रूप से उत्तरदायी होता है, और राजा के कार्य को सदैव सही माना जाता है। इंग्लैंड में राजा के पद की प्रतिष्ठा और उसकी गरिमा इतनी ज़्यादा है कि उसके कोई भी कार्य गलत नहीं होगा। यदि वह गलती कर भी लेता है तो उसे गलती नहीं माना जाता। राजा के कार्यों को सदैव सही माना जाता है।
दूसरा जो बात आई, सम्राट स्वर्णिम शून्य है। इसका मतलब यह है कि वह अब वैधानिक शासक है अथवा राज्य का नामात्र का प्रधान है, वह राज्य का प्रतीक है। समस्त कार्य मंत्रिमंडल करता है और मंत्रिमंडल की इच्छा के बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता। राजा एक तरह से रबड़ स्टंप है, एक हस्ताक्षर करने वाली मशीन के अलावा राजा कुछ नहीं है। एक बार महारानी विक्टोरिया ने अपने प्रधानमंत्री से ये पूछ लिया कि यदि आपकी संसद यह निर्णय कर ले कि महारानी को फांसी पर लटका दिया जाए तो क्या मुझे इस निर्णय पर भी हस्ताक्षर करने होंगे? तो प्रधानमंत्री ने जो उत्तर दिया वो कहा, हाँ महामहिम। तो यानी कि कहने का मतलब कि राजा को तो मंत्रिमंडल के द्वारा, संसद द्वारा पारित प्रत्येक जो भी कानून है उस पर साइन करने होंगे। तीसरा है, सम्राट राज करता है, शासन नहीं करता। इसका मतलब यह है कि सम्राट सार्वजनिक कार्यों में किसी प्रत्यक्ष और क्रियात्मक नियंत्रण का उपयोग नहीं करता है। प्रशासन संबंधी समस्त कार्य मंत्रिमंडल करता है। वह विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की गरिमा में उद्घाटन जरूर करता है। उसे उसके राजप्रसाद में दर्शनार्थियों की भीड़ जरूर लगी रहती है। उसकी गरिमा, उसकी शान, उसकी वैभव के कारण ये कहा जाता है कि इंग्लैंड में राजा राज करता है परंतु उसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि वह शासन नहीं करता है। शासन तो मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। चौथा है, सम्राट के विशेषाधिकार, कि अपने विशेषाधिकारों के क्षेत्र में अपने विवेक द्वारा कुछ वो काम करता है। जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के चयन का विशेषाधिकार। वैसे तो प्रधानमंत्री लोक सदन में बहुमत दल के नेता को बनाया जाता है। यहाँ जब बहुमत किसी पार्टी को प्राप्त हो गया और उसका नेता सर्वमान्य है तो राजा के विशेषाधिकार शून्य हो जाते हैं। लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो, कोई सर्वमान्य नेता ना हो, कई लोग प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हों, तो राजा अपने स्वविवेक से काम करने का उसे मौका मिल जाता है। और ऐसा मौका उसने 1894 में विक्टोरिया ने रोजबरी को प्रधानमंत्री बनाया था। लास्की ने इसे राजमहल की क्रांति कहकर पुकारा था। दूसरा, सम्राट के विशेषाधिकारों में लॉर्ड बनाने का विशेषाधिकार। यदि लॉर्ड सभा लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों का विरोध करे तो प्रधानमंत्री राजा से नवीन लॉर्ड नियुक्त करने को कह सकता है। लेकिन 1911-1949 के संसदीय कानूनों के पारित हो जाने के कारण अब यह विशेषाधिकार में समाप्त हो चुका है। तीसरा है, लोक सदन के विघटन का विशेषाधिकार। यदि प्रधानमंत्री राजा को लोक सदन को भंग करने की प्रार्थना करे तो राजा प्रधानमंत्री की प्रार्थना पर कम से कम एक बार तो लोक सदन को भंग कर देता है। यह एक परंपरा है, किंतु यदि अनुचित कारणों से प्रधानमंत्री लोक सदन के विघटन का सुझाव दे तो राजा स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। लास्की ने इस संबंध में कहा है कि संवैधानिक प्रथा होने के कारण राजा को अपने सभी विशेषाधिकारों का प्रयोग अपने मंत्रियों के परामर्श से ही करना होता है। फिर आता है विधेयकों पर वीटो का प्रयोग का विशेषाधिकार, कि किसी विधेयक को पारित करने के बाद संसद उसे राजा की सहमति के लिए भेजती है। उस विधेयक पर स्वीकृति देना या न देना राजा का विशेषाधिकार माना जाता है, किंतु ऐसी परंपरा पड़ गई है कि राजा वीटो का प्रयोग नहीं करता है। अंतिम बार 1707 में राजा ने वीटो का प्रयोग किया था, जब रानी एन ने स्कॉटलैंड में क्षेत्रीय सेना स्थापित करने के उद्देश्य से रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दिया था। तब 1707 में अंतिम बार किया था। 1707 से लेकर आज तक राजा ने कभी भी अपने इस वीटो के विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया। सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है। यह सच है कि राजा एक संवैधानिक प्रमुख है, वह राज करता है प्रशासन नहीं करता। लेकिन जेनिन ने कहा है कि राजमुकुट क्षमता नहीं, महत्ता है उसकी, कि राजा ने शक्तियां खो दी हैं किंतु प्रभाव नहीं खोया है। ग्लेडस्टोन के विचार के अनुसार 17वीं शताब्दी में राजा की स्थिति में जो परिवर्तन हुए उनके द्वारा शक्ति के
स्थान पर लाभदायक प्रभाव की स्थापना हुई कि संवैधानिक राजतंत्र में सम्राट के 3 अधिकार हैं: परामर्श देने का अधिकार, प्रोत्साहित करने का अधिकार और चेतावनी देने का अधिकार। परामर्श देने का अधिकार कि मंत्रीगण समय समय पर राजा से सलाह लेते हैं और इस अधिकार का उद्देश्य राजा को शासन संबंधी जो भी कार्य वो कर रहे हैं उसकी का ज्ञान कराना, उसे अवगत कराना होता है। प्रोत्साहन प्रदान करने का अधिकार कि कोई मंत्री अच्छा कार्य कर रहा है तो राजा उसे शाबाशी दे सकता है। और चेतावनी देने का अधिकार कि चेतावनी का मतलब कि मंत्री परिषद के जो निर्णय राजा के सामने विचार के लिए आते हैं, यदि उनकी राय में वे देश के लिए अहितकर हैं तो वह मंत्रियों को चेतावनी दे सकता है। वह मंत्रियों के सामने प्रस्तावित नीति के संभावित दुष्परिणामों को रख सकता है, अपने सुझाव भी दे सकता है। मंत्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वे राजा की चेतावनी अथवा मंत्रणा को माने, ये उनका अधिकार है। इन अधिकारों के द्वारा राजा शासन का आलोचनात्मक परामर्शदाता व मित्र बन जाता है। ये अधिकार राजा को शासन पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगाने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण है। राजा किसी प्रकार समय पड़ने पर मंत्रिमंडल की नीतियों व उसके कार्यों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है। जैसे रानी विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम, जॉर्ज पंचम ने अपने व्यक्तित्व के कारण राजकार्य में कई बार हस्तक्षेप किए। वर्तमान महारानी राजनीति के प्रति उदासीन है, वो ज़्यादा राजनीति में दखल अंदाजी नहीं देती है, लेकिन महारानी विक्टोरिया मंत्रियों की नियुक्ति करने तक में दखल अंदाजी देती थी। अब जो बात आती है इंग्लैंड में राजपद का औचित्य या उसकी उपयोगिता, जब राजा के पास शक्तियाँ ही नहीं है, नाम मात्र का ही है, तो उसका औचित्य क्या है? इसका सबसे बड़ा औचित्य तो जहाँ संसदीय शासन होता है वहाँ दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक। तो ब्रिटेन में राजा को ही वो बना दिया गया नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल हो गए। कि संसार के विभिन्न देशों में राजतंत्र समाप्त हो चुका है। वहीं ब्रिटेन वासी ऊंचे स्तर के सम्राट चिरंजीव हो के नारे भी लगाते हैं। चर्चिल लिखते हैं कि हम सभी लोगों के हृदय में राजतंत्र गहरा बैठा हुआ है और यह हम सभी को अत्यंत प्रिय भी है। तो ब्रिटेन में राजपद का औचित्य के कुछ कारण हैं, जैसे इंग्लैंड में राजतंत्र लोकतंत्र का समर्थक बन गया है। इंग्लैंड में जो निरंकुश राजतंत्र का जो रूपांतरण संवैधानिक राजतंत्र में हो गया है, ये इसका एक कारण है कि इसने कोई विरोध नहीं किया अपने सारे अधिकार समाप्त होने के बाद भी। राजा ने इस रूपांतरण का कभी विरोध नहीं करने के कारण उसमें सहायता की है, इसलिए वो बना हुआ है। दूसरा, राजा की राजनीतिक निष्पक्षता, कि इंग्लैंड के राजा किसी राजनीतिक दल या का साथी नहीं होता है, सब राजनीतिक दल उसके लिए समान होते हैं, इसलिए वो निष्पक्ष कार्य करता है। तीसरा है अंग्रेज जाति राजतंत्र के पक्ष में है कि ब्रिटिश जनता क्या है, स्वाभाविक रूप से रूढ़िवादी है। वे अपने प्राचीन संस्थाओं को बनाए रखना चाहती है तथा उनमें किसी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं चाहती। इंग्लैंड में राजपद एक ऐतिहासिक विरासत है। सम्राट की अस्वस्थता की खबर ब्रिटिश लोगों को मिलती है तो बड़ी संख्या में वहाँ के नागरिक राजमहल के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। उत्सुकता और बेचैनी के साथ उनके स्वास्थ्य संबंधी समाचार पाने के लिए प्रतीक्षा मिल। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा ब्रिटिश जनता का हृदय सम्राट है, उसके प्रति उनकी अगाध आस्था और असीमित प्यार है। चौथा कारण जो इसकी उपयोगिता है, राजतंत्र के पक्ष में जनमत का परिवर्तन, कि वर्तमान में जनमत राजतंत्र के पक्ष में है। इसका कारण तो सम्राट का व्यक्तित्व ही है कि सम्राट की एलिजाबेथ की सुंदरता या बहुत सारे उसमें सद्गुण हैं जो जनता को मुँह में बनाए रखे हुए हैं, या आज पहले के राजाओं के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से कार्य किया। पांचवा है निष्पक्ष तथा निर्दलीय निर्णय के रूप में, कि राजपद जो है दलबंदी से दूर होने के कारण निर्दलीय निर्णय के रूप में भी कार्य करता है। मंत्री परिषद का स्थायी परामर्शदाता, वह अपने अनुभव तथा राजनीतिक ज्ञान के बल पर मंत्री परिषद का मार्गदर्शन करता है। वह मंत्री परिषद का मित्र है, दार्शनिक है, पथ प्रदर्शक है। लंबे अनुभव
कि राज सिंहासन पर बैठने का अनुभव होने के कारण राज शासन के कार्यों के संबंध में अपने मंत्रियों की अपेक्षा उसे ज़्यादा ज्ञान और अनुभव है, जो जिसका वो राज्य फायदा उठाते हैं। संसदीय प्रणाली में राजा एक आवश्यकता है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की एक संवैधानिक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, राजा उस आवश्यकता को पूर्ति करता है। 8वां है राजा उपयोगी है। व्यक्तिगत रूप से सम्राट कुछ ऐसे कार्य का संपादन करता है जिन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। वह स्वयं विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, संसद के उद्घाटन के समय उद्घाटन भाषण पढ़ता है, लॉर्ड चांसलर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आदि की नियुक्ति करता है। जब एक प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है तो विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने तक सारी शक्तियाँ, जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, अस्थायी रूप से सम्राट के हाथ में आ जाती हैं। एक बुद्धिमान सम्राट आपस में लड़ने वाले विभिन्न दलों के नेताओं में समझौता कराने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है राजा राष्ट्र की आत्मा, उसकी एकता का प्रतीक है। राजा देश की एकता, सुदृढ़ता और सुरक्षा का प्रतीक है। वह राष्ट्र की आत्मा का मूर्तिमान रूप है। राजपद जनता की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। ये भी कारण है कि इसके संबंध में जैसे कहा गया कि राजा के बकिंघम महल में रहते लोग अपने घरों में सुख की नींद सोते हैं। ये वहाँ का एक भावनात्मक लगाव, जिसकी वजह से आज भी राजपद बना हुआ है। आर्थिक औचित्य की द सिविल लिस्ट 2009 के अनुसार साम्राज्ञी को 4.15 करोड़ पाउंड वार्षिक प्रदान किया जाता है। 1993 में साम्राज्ञी अपनी निजी आय पर कर देती थी। इस प्रकार बजट का बहुत बड़ा अंश साम्राज्य पर खर्च होता है, लेकिन ब्रिटिश सम्राट आय का स्रोत है, क्योंकि राज परिवार से संबंधित उत्सवों, फिल्मों आदि की काफ़ी आमदनी होती है। इसलिए व्यय के आधार पर राजतंत्र के विरुद्ध तर्क नहीं दिया जा सकता। और अंतिम जो इसकी उपयोगिता वो अंतर्राष्ट्रीय कारण कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटिश सम्राट का महत्व है। राजतंत्र साम्राज्य के लिए औचित्य प्रदान करता है। ब्रिटेन निवासियों को सुदूर देशों को जीतने के लिए प्रोत्साहित करता था। सम्राट राष्ट्रमंडल के देशों को एक सूत्र में जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। विदेशों से मधुर संबंध बनाए रखने में राजा की सद्भावनापूर्ण यात्राएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजा राज्य का एक महत्वपूर्ण वो है, एक प्रतीक है, देश की एकता का प्रतीक है, देश को मजबूती प्रदान करता है और एक तरह से संसदीय परंपरा के अनुसार भी राजा का होना आवश्यक है। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम